नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। देश देशांतर में आज हम चर्चा करेंगे कोरोना महामारी के इस दौर में एक नई मुसीबत, ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे की। इसको लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। मसलन क्या है म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस, कितना घातक है ब्लैक फंगस, किन लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है ये ब्लैक फंगस, कोरोना संक्रमण और ब्लैक फंगस का आपस में किस तरह का रिश्ता है, संबंध है, क्या कोविड और ब्लैक फंगस एक साथ किसी मरीज को हो सकता है। ब्लैक फंगस हमेशा से हमारे बीच रहा है, लेकिन क्यों महामारी के इस दौर में ब्लैक फंगस ज्यादा आक्रामक, खतरनाक और जानलेवा साबित हो रहा है। क्या ब्लैक फंगस छूत की बीमारी है, यानी कि क्या ये कोरोना की तरह ही एक दूसरे से किसी दूसरे शख्स को फैलता है। क्यों कई राज्यों को ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करना पड़ा है। केंद्र सरकार ने महामारी एक्ट 1897 के तहत राज्यों को ब्लैक फंगस को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए हैं। ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली एम्स और आईसीएमआर की गाइडलाइंस क्या है और इसे लेकर हमें और आपको किन सावधानियों को बरतने की जरूरत है। कोरोना महामारी के बीच महामारी बन चुके ब्लैक फंगस से जुड़े तमाम सवालों पर, अपनी चिंताओं पर हम चर्चा करेंगे अपने दो बेहद खास मेहमानों से। सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। कपिल सिग्गा है मेरे साथ, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोलॉजी एंड हेड एंड नेक सर्जरी, एम्स। बहुत स्वागत है प्रोफेसर सिक्का आपका। साथ ही मेरे साथ डॉक्टर नंदिनी शर्मा है, आप डायरेक्टर प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, MANC। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले मैं कुछ अहम जानकारियां अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगी। देश में कोरोना महामारी के बीच जानलेवा ब्लैक फंगस का संकट जो है वो तेजी से गहरा रहा है। देश में अब तक कुल 7,251 केस सामने आ चुके हैं और इनमें से 219 मरीज अपनी जान को गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो महाराष्ट्र में आए हैं और यहाँ पर अब तक 90 लोगों की इस बीमारी से जान जा चुकी है। केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया है कि ब्लैक फंगस को महामारी एक्ट 1897 के तहत गंभीर बीमारी घोषित करें। साथ ही सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्लैक फंगस की निगरानी, पहचान, इलाज और इसके मैनेजमेंट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर की गाइडलाइंस का पालन किया जाए। लिहाजा राजस्थान, गुजरात, असम, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ने इस ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है और इसे लेकर दूसरे राज्य भी सतर्क हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं अपने खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले मैं कपिल सिक्का जी आपका रुख करना चाहूंगी। और एक आम भाषा में लोग बहुत चिंतित हैं, ब्लैक फंगस जिस तरीके से संक्रमण इसका फैल रहा है, राज्यों में इसके केस ज्यादा आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है, लोगों की मृत्यु हो रही है। सबसे पहले तो लोग ये जानना चाहते हैं कि दरअसल ये ब्लैक फंगस बला है क्या। देखिए, इसकी अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है और आपके जैसे प्रोग्राम्स और होने चाहिए जिससे लोगों के पास इसके बारे में अवेयरनेस पहुंचे। ब्लैक फंगस को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। ये नाम नया दिया गया है, वो उसका ओरिजिन कैसे हुआ ये अभी नहीं कहा जा सकता। मतलब किसी क्लिनिशियन ने इसको सजेस्ट किया था। हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे ब्लैक फंगस नहीं कहा जाता, इसे म्यूकर माइकोसिस कहा जाता है। ये बीमारी कोई नई नहीं है, हम कई सालों से इस बीमारी को देखते आए हैं। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा, अभी इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्जेंस हुई है, इसमें अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस का नंबर बढ़ा है। इसीलिए सरकारों को कुछ कदम उठाने पड़े हैं जिसके कारण इसको एपिडेमिक कई राज्यों में घोषित किया गया है। ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस जो फंगस है वो एनवायरनमेंट में कई जगह मिलता है, वैसे भी मिलता है, कईयों के नोज में भी हो सकता है, एनवायरनमेंट में हो सकता है। लेकिन ये बीमारी तभी करता है अगर हमारी इम्यूनिटी सप्रेस होती है, किसी भी वजह से इम्यूनिटी डाउन जाती है किसी भी वजह से। और आजकल इम्यूनिटी डाउन जाने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कोरोना वायरस इन्फेक्शन, दूसरा कारण है ब्लड शुगर, डायबिटीज के मरीज, और तीसरा जो कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट कारण कहूंगा वो है स्टीरॉइड्स का दिया जाना पेशेंट्स को। बहुत केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें पेशेंट्स को ये दो दिक्कतें थी, कोरोना वायरस भी था, शुगर भी थी, और उसके बाद उन्होंने स्टीरॉइड्स का यूज जरूरत से ज्यादा किया या फिर अनइंडिकेटेड इंडिकेशंस में किया जहां पर उन्हें जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया। तो इन तीन कारणों से
ऐसी पॉपुलेशन में आजकल ब्लैक फंगस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ब्लैक फंगस जैसे कहा, हम कारणों को, हम साइंस एंड सिम्टम्स भी डिस्कस करेंगे, बट अभी अगर कारण पूछे, स्टीरॉइड्स का यूज जो कि या तो अनइंडिकेटेड था या फिर जरूरत से ज्यादा यूज हुआ बिना डॉक्टर के पूछे, कुछ पेशेंट्स ने खुद प्रिस्क्रिप्शन लिए। दूसरा, शुगर की बीमारी जो कि कंट्रोल से बाहर हो जाती है कोरोना वायरस और स्टीरॉइड्स के यूज के कारण। और तीसरा, कोरोना वायरस इटसेल्फ जो कि इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, इम्यूनिटी को कम करता है। ठीक है, तो कपिल सिक्का जी ने जिस तरीके से बताया कि दरअसल म्यूकरमाइकोसिस, जिसको कि मेडिकल टर्म में ब्लैक फंगस जिसका नाम है, ये दरअसल है क्या और इसके कारण क्या है। डॉक्टर नंदिनी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि हम जानते हैं और जैसा कि कपिल सर ने भी बताया कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन जो है वो कोई नई बीमारी नहीं है। ब्लैक फंगस जो है वो हमारे और आपके बीच में रहता है, लेकिन सवाल ये है कि पहले इतनी ज्यादा संख्या में इसका जो संक्रमण है या इस बीमारी की चपेट में लोग नहीं आए, जो कि हम इस वक्त देख रहे हैं, खासकर कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें। क्या वजह है इसके पीछे? कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया है, प्रोफेसर सिक्का ने, जो 3 कारण उन्होंने बताए हैं, उन्हीं कारणों पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। पहली बात, ये ब्लैक फंगस नाम, ये ब्लैक पैचेस, काले रंग के पैचेस नाक पे करता है, उससे इसका कॉमन नाम जो है ये पड़ा है। वैसे म्यूकोमाइकोसिस जैसे बताया है उन्होंने, म्यूकोमाइकोसिस ही है ये साइंटिफिक नाम, लेकिन इसमें बढ़ने का जो कारण है हमेशा से था, सही है। एक पेपर है पीजीआई चंडीगढ़ एंड किर्गिस्तान से लिखा हुआ जॉइंट पेपर, उसके हिसाब से उन्होंने एक्सट्रापोलेट किया था, तो शायद 14 पर लाख पॉपुलेशन इंडिया में ये था पहले से भी, और डेवलप्ड कंट्रीज में इससे बहुत कम। तो अब जो बड़ा है, जैसे सितंबर दिसंबर में भी उसी टीम ने देखा था कि 2.5 गुना बढ़ गया था। और इस पर ही जो कोरोना की लहर आई है, ये तो हम जानते हैं कि इतनी इन्फेक्शियस थी कि 4 गुना तो हमारे केसेस ही थे। जब 1 लाख केस था पीक पे, तो हमारी इस बार 4 लाख केस थे। तो जाहिर है जब केसेस इतने बढ़े तो इसकी भी प्रोपोर्शनेट संख्या बढ़ेगी। और कारण जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं, उन्हीं कारणों को मैं थोड़ा सा और आपको एपिडेमियोलॉजी के हिसाब से बताऊं, क्योंकि क्या होता है जब कोरोना संक्रमण हुआ और स्टीरॉइड देना, ऑफ कोर्स जहां पे जरूरी है वहां लाइफ सेविंग है ये दवाई, और इससे ज्यादा बेहतर कोई डिस्कवरी शायद हुई नहीं है। लेकिन वो 5-6 दिन के बाद जो इंडिकेशन होती है कि बुखार अगर बढ़ रहा है, सिम्टम्स आपके, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, तभी डॉक्टर की सलाह से एक सही डोज लेनी है। तो वो शायद एक तो हो रहा है। लेकिन स्टीरॉइड से क्या होता है कि जो जिन लोगों में डायबिटीज नहीं भी है लेकिन इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है ना, जैसे भारतवर्ष तो कहा ही जाता है कि डायबिटीज के लिए नंबर 1 देश आ रहा है, दिल्ली तो डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। 8.9% तो हमारी पॉपुलेशन जो डायबिटिक है, फ्रेंकली 14% के करीब हमारी पॉपुलेशन है जो प्री डायबिटिक है, जिनमें ना टॉलरेंस कम है, ग्लूकोज टॉलरेंस इम्पेयर्ड है। अब ऐसे लोगों में जब कोरोना हुआ और आपने स्टीरॉइड दिए, तो वो बॉर्डरलाइन डायबिटीज फ्रैंक मैनिफेस्ट हो गया। अब लोगों को तो पता नहीं है कि उनको ये डायबिटीज है, प्री डायबिटिक कंडीशन है। उस वक्त शुगर लेवल्स को नापा नहीं गया, होम आइसोलेशन में थे लोग या कहीं पे नहीं ध्यान दिया गया। तो शुगर जो है इसका एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके अंदर ग्रो करता है फंगस। इम्यूनिटी कम है कोरोना की वजह से, स्टीरॉइड की वजह से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ऊपर से आपने उसको शुगर का सरफीट दे दिया क्योंकि शुगर आपकी अपरेंट हो गई, और साथ में फेरेटिन लेवल भी बढ़ जाता है, वो भी इसका भोजन है। तो फेरेट, ये सब चीजों के कारण ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए ये इस कदर जो बड़ा है वो इन्हीं कारणों से बड़ा है। और नंबर्स तो नेचुरली ज्यादा, बहुत ज्यादा आएंगे, पहली लहर में भी थे ये नंबर्स, लेकिन इस पर क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा है केसेस का, ये भी केसेस बढ़ेंगे ही, यही कारण है इसका। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया जो कारण ब्लैक फंगस के पीछे, और जिस तरीके से इसकी जो हम देख रहे हैं इसका दायरा बढ़ रहा है, काफी ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब तक चूंकि ब्लैक फंगस हमारे बीच में है, बावजूद उसके इतने ज्यादा इसके पेशेंट हमें अभी तक देखने को नहीं मिले थे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो इस तरीके से पेशेंट की संख्या जो है वो देखने को मिल रही है। प्रोफेसर सिक्का, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, और लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि वो कौन से लोग हैं ज्यादा प्रोन है ब्लैक फंगस के लिए, और क्या कोरोना संक्रमण का ब्लैक फंगस से कोई सीधा संबंध है, कोई कनेक्शन है? क्या एक ही टाइम में किसी को कोरोना संक्रमण भी हो सकता है और ब्लैक फंगस भी हो सकता है, या फिर संभावना इस बात की है कि कोरोना से मुक्त होने के बाद लोगों में ब्लैक फंगस हो रहा है? मैडम ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। मैंने भी बताया जैसे पहले कि कोरोना बीमारी जो है वो कुछ केसेस में इम्यूनिटी को डाउन करती है। कुछ पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं फ्रैंकली, कुछ पेशेंट्स प्री डायबिटिक होते हैं। तो ऐसों में जो
जो इम्यूनिटी के जो फाइटिंग सेल्स हैं बॉडी के, उनमें कमी आती है, उनकी क्वालिटी में कमी आती है, जो कोरोना वायरस की वजह से भी आ सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिन्होंने ना स्टीरॉइड्स लिए, ना उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, लेकिन उनका डायबिटीज कितनी अच्छी तरह से मॉनिटर हुआ जब वो एडमिट थे, घर पे उन्होंने स्टीरॉइड की दवाई ली, कितनी अच्छी तरह से उन्होंने शुगर मॉनिटर की। हो सकता है कि स्टीरॉइड्स जब उन्होंने लिए तो उनका शुगर बढ़ा हो, उसके बाद वो वापस से कम हो गया हो। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। आपने जो बात कही कि कोरोना वायरस से सीधा भी इम्यूनिटी पे असर पड़ता है, जिसमें कुछ पेशेंट्स ऑल्दो कम मात्रा में, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको शुगर की प्रॉब्लम नहीं थी, फ्रैंक एटलीस्ट शुगर नहीं थी, या जिन्होंने स्टीरॉइड्स नहीं यूज किया फिर भी उनमें म्यूकर हो सकता है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स का नंबर बहुत कम है। अगर हम अपना डेटा देखते हैं तो उसमें आप कह सकते हैं कि 90% से ज्यादा पेशेंट्स को डायबिटीज है या साथ में उन्होंने स्टीरॉइड्स की दवाई ली है। दूसरी आपने क्वेश्चन पूछा को इन्फेक्शन का, कि कोरोना वायरस और म्यूकरमाइकोसिस साथ में हो सकता है, तो मेरा जवाब होगा हाँ। ज्यादातर जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो अपेरेंटली कोविड ठीक होने के बाद हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं। उनको अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं आज की डेट में म्यूकर के सिम्टम्स लेकर, उनको जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन है वो 2 से 3 हफ्ते पहले हुआ था जब उन्होंने स्टीरॉइड्स या बाकी इलाज करवाए थे। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे वाले पेशेंट्स में इम्यूनिटी की थोड़ी कमी होती है, तो जो वायरस के पार्टिकल्स हैं, जो वायरस के डीएनए है, वो बाद में भी डिटेक्ट होता रहता है। तो आज की डेट में अगर वो पेशेंट्स हमारे पास म्यूकर के साथ आते हैं तो हम उनका अगर पीसीआर या सीबीनेट टेस्टिंग करते हैं तो वो पॉजिटिव आ सकता है, तो आप उसे कोई इन्फेक्शन कह सकते हैं। लेकिन जनरली वो पेशेंट्स इस कैटेगरी के हैं जो कि कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं और अभी वो उनको 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं ठीक हुए, और अभी वो हमारे साथ म्यूकर के सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर नंदी, एक बहुत ही अहम सवाल, चूंकि आप लोगों ने जो जवाब दिए ये सवाल उन्हीं में से निकला है कि अगर मान लीजिए किसी को कोविड का संक्रमण होता है, मॉडरेट होता है या सीवियर होता है, वो ठीक हो जाता है, अपने घर आ जाता है, ये बात तो पक्की है कि संक्रमण के दौरान उसकी इम्यूनिटी कम हुई है, स्टेरॉइड लेने से या और भी दवाइयां चलने से इम्यूनिटी जो है वो डाउन गई है। अब वो शख्स या वो मरीज जो कि पोस्ट कोविड रिकवरी के पीरियड में है, उसे ब्लैक फंगस ना हो, वो किस एहतियात को बरते, कौन सी सावधानियां बरते? इसमें जैसे अभी बताया हमने दोनों ने ही कि जिस वक्त इलाज चल रहा होता है उस वक्त एक तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है प्रिवेंशन की, कि स्टेरॉइड्स को मॉनिटर किया जाए, शुगर को मॉनिटर किया जाए, लेकिन मरीज को ये बताना भी बड़ा जरूरी है, अवेयरनेस देना कि इसके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। जब हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, अब हमने दिल्ली में जैसे सबको फोन कर करके बुलाया अपने हॉस्पिटल में कि आप आइए, बताइए आपको कोई ऐसा सिम्टम तो नहीं है, तो उसमें क्या है कि हमें ये बताना बड़ा जरूरी है, जैसे आंख में दर्द होना और नाक में से ब्लैक पैचेस का, नाक के ऊपर ब्लैक पैचेस का पेयर होना, और अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स जो इसके आते हैं, दर्द होना, विजन जो जाती है, नजर चली जाती है, वो बहुत लेट स्टेज में होती है, तो उस स्टेज तक तो पहुंचने नहीं देना। उससे पहले ही जो साइनस, क्योंकि साइनस के अंदर जाता है तो साइनस वाला वो दर्द हो सकता है, तो पेशेंट को ये बताना बहुत जरूरी है। जिस वक्त हम डिस्चार्ज करते हैं हम बड़ी सारी सलाह देते हैं उसको कि आपने ऐसी एक्टिविटी करनी है, आपने ये करना है, उस वक्त ये भी सलाह एक ऐड करनी है हमें डिस्चार्ज में कि आपको ये अगर साइन एंड सिम्टम आए तो आप इमीडिएटली हमसे कनेक्ट कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि देखिए जिस वक्त ये स्टार्ट हो गया है तो उसके बाद उसका अर्ली इलाज करना बहुत जरूरी है। जैसे लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी डॉक्टर साहब ने बताया, वो अगर हम जल्दी दे देंगे, उसका इलाज कर देंगे, तो वो डीब्राइडमेंट और बड़ी वो सर्जरी वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमें डिस्चार्ज के समय मरीज को बताना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस जनता में भी फैलाना बड़ा जरूरी है। जैसे डॉक्टर सिक्का ने बोला कि ऐसे प्रोग्राम और होने चाहिए, अवेयरनेस हमारे देश में बहुत कम होती है, वो बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इस जागरूकता के बल पर हम बहुत सारी बीमारियों को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके उससे समय रहते निजात पा सकते हैं। इसलिए जानकारी और सही जानकारी बहुत जरूरी है। और इसी जागरूकता से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न है, कपिल सिक्का जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी इसके लिए कि लोगों में इसको लेकर एक भ्रम है, एक मिथ है या कंफ्यूजन है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ब्लैक फंगस भी कम्युनिकेबल डिजीज है, क्या ये कोरोना की तरह ही एक से दूसरे में फैलता है? देखिए, ये मिथ मन से निकालना बहुत ज़रूरी है। ब्लैक फंगस आज की डेट में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। जैसे मैडम ने भी बताया, मैंने भी पहले ये हाईलाइट किया, ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में होता है बाय एंड लार्ज जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिनको स्टीरॉइड्स से इलाज किया गया, जिनके डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी और जो कोरोना वायरस से रिकवर हुए थे। ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है, इट इज़ नॉट अ ट्रांसमिटेबल डिजीज़।
तो अनलाइक कोरोना वायरस जो कि बहुत हाईली ट्रांसमिसेबल, बहुत हाईली इन्फेक्शियस डिजीज थी, इस बीमारी से उस तरह से डरने की कोई जरूरत नहीं। जी जी डॉक्टर नंदिनी, हम जानते हैं कि कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को अपने यहाँ महामारी घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने महामारी एक्ट 1897 के तहत राज्यों को ये निर्देश दिया है कि आप ब्लैक फंगस को लेकर जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, दिल्ली एम्स है, आईसीएमआर है, उसकी गाइडलाइंस का पालन करें और इसे लेकर सावधानियां बरतने की बेहद जरूरत है। साथ ही इसको लेकर आप एक ट्रैकिंग सिस्टम भी रखें और इसकी समय समय पे जानकारी जो है वो केंद्र को मुहैया कराएं। मैं समझना चाहूंगी, क्या ये इतनी गंभीर बीमारी है कि इसे हमें महामारी घोषित करना पड़ा और इसके पीछे की वजह क्या है? इसके साथ ही मैं आपसे चाहूंगी कि आप बताएं कि आईसीएमआर या दिल्ली एम्स की स्वास्थ्य मंत्रालय की जो गाइडलाइंस दी गई हैं ब्लैक फंगस को लेकर, उनमें मुख्य किन बातों पर जिक्र है? देखिए, सबसे पहले ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस की बीमारी बन गई है। इसमें फेटेलिटी जो है, यानी कि मृत्यु दर, वो 54% है। वैसे 100 में से 54 लोगों की डेथ के चांसेस, और लेकिन अगर उसके पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे कि कोरोना में है ही, तो 76% हो जाती है। तो आप सोचिए, इतना हाई फेटेलिटी जिस बीमारी में होगा, तो जाहिर है राष्ट्रीय लेवल पे हमें उसको बीट करने की, खत्म करने की कोशिश करनी पड़ेगी। प्लस इसका जो इलाज है वो भी काफी महंगा है, जो एम्फोटेरिसिन, और वो मिल भी काफी कम, इस वक्त कमी हो रही है इस दवा की भी, क्योंकि बहुत लोग नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे थे, बना नहीं रहे थे। तो इसलिए एक सेंट्रल लेवल पे हमारा सारा रिकॉर्ड होना, जिसमें हम ये बता सकें कि आप जो सेंट्रल लेवल पे रिकॉर्ड होता है उससे क्या फायदा होता है, कि हमारे को टोटल नंबर ऑफ केसेस पता होता है, हम इलाज के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस सबको दे सकते हैं और सबको अवेयरनेस दे सकते हैं कि ये बीमारी है, इसके ये लक्षण है, इसका आपने ऐसे इलाज करना है। और जो भी उसमें रिसर्च करनी है वो भी की जा सकती है, और साथ में बीमारी को हम कितना, किस लेवल पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो जरूरी होता है। तो इतनी जो पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस की बीमारी हो गई, जिसमें एक तो फेटेलिटी बहुत ज्यादा है, मृत्यु दर, दूसरा इसमें नजर खो जाने का चांस बहुत ज्यादा है, तो वो भी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को कितना अफेक्ट करता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर कोई प्रोडक्टिव एज के लोग हैं, इस वजह से वेव में बहुत सारे ऐसे लोग अफेक्ट हुए हैं जो कि कमाने वाली उसमें उम्र में हैं, तो आप सोचिए कि इकोनॉमिक लॉस भी कितना है। तो इसलिए ये जरूरी है कि ऐसी बीमारी जिसकी इतनी ज्यादा पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस है, उसे एक एपिडेमिक एक्ट के अंदर घोषित करना जरूरी है, और खासकर दवा का नियंत्रण करना इस वक्त बहुत जरूरी है। तभी वो कमेटीज बनाई गई है ना, कि हॉस्पिटल में एक कमेटी है, उसके थ्रू ही सिर्फ, ताकि इनडिस्क्रिमिनेटली भी इस्तेमाल ना करना शुरू कर दें लोग, क्योंकि इसके और नुकसान होंगे। क्योंकि एम्फोटेरिसिन बी भी अगर हम ऐसे ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो भी ठीक नहीं है, किडनी में भी अफेक्ट करती है, तो रीनल फेलियर के भी चांसेस हैं। तो इसलिए हर चीज को इसमें इलाज करना भी एक जो है वो भी बहुत स्पेसिफिकली करना है हमें। जहां तक गाइडलाइंस का सवाल है, गाइडलाइंस इसके ट्रीटमेंट, इसके डायग्नोसिस, इस सबके लिए दी गई हैं। लेकिन ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर सिक्का ही बताएं तो बेहतर है कि इनको क्या ट्रीटमेंट गाइडलाइंस मिली हैं और ये कैसे ट्रीट कर रहे हैं। प्रिवेंशन के लिए ऑफ कोर्स जो मैंने बताया वही बोला गया है, कैसे प्रिवेंट करना है, क्योंकि जैसे हम ऑक्सीजन देते हैं, जो लो फ्लो ऑक्सीजन ज्यादातर पेशेंट्स को मिल रही है, उसमें एक तो जो ह्यूमिडिफाई करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं वो लो क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर साफ होना चाहिए, और पेशेंट को स्टेरॉइड का जो देना है, जैसे बोलस बहुत हैवी डोज कई बार दी जाती है शुरू में, लेकिन उसके बाद उसको कंट्रोल किया जाता है, कम दिया जाता है। लेकिन जब आप घर में हैं और कोई भी दे रहा है तो वो ध्यान नहीं दिया जा सकता। तो ये सब चीजें इलाज के दौरान जो करनी है, प्रिवेंशन के लिए जो करनी है, ये तो यही है। और इलाज के लिए मेरे ख्याल से डॉक्टर सिक्का बताएं कि ENT का मेन स्टे है इसमें। डॉक्टर कपिल सिक्का, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि म्यूकरमाइकोसिस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली एम्स में और ICMR ने जो गाइडलाइंस जारी की है, मैं चाहूंगी कि आप बताएं हमारे दर्शकों को इनमें किन मुख्य बातों का जिक्र है उन गाइडलाइंस में। देखिए, हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से कुछ गाइडलाइंस और बनाई हैं जो पेशेंट्स के लिए भी हैं और क्लिनिशियंस के लिए भी हैं, कि उनको कैसे फॉलो करना चाहिए। इसमें मैडम ने प्रिवेंटिव एस्पेक्ट बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रिवेंशन, उसके बाद होता है अर्ली डिटेक्शन। जैसे मैडम ने कुछ क्लिनिकल फीचर्स बताए, हमें ये मान के पब्लिक में अवेयरनेस लानी है कि ये बीमारी नाक से शुरू होती है, नाक के बाद ये ऑर्बिट या आई में स्प्रेड करती है, और उसके बाद अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो ये ब्रेन में स्प्रेड करती है, जिसमें ये काफ़ी हाई परसेंटेज में लीथल हो सकती है, इसकी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई हो सकती है। तो क्योंकि ये बीमारी नाक से शुरू होती है, तो नाक के आसपास के एरिया में सुन्नपन या सूजन,
नाक से अबनॉर्मल डिस्चार्ज जो कि कभी कभी खून भी आ सकता है जिसमें, या ब्लैकिश डिस्चार्ज भी हो सकता है। आई के अर्ली फीचर्स जिसमें विजन लॉस, आई में स्वेलिंग, आई में रेडनेस, इस टाइप के अगर फीचर्स आपके डिटेक्ट होते हैं या आपको लगता है ऐसे फीचर्स हैं, आप कोरोना से उबरे हैं, आप कोरोना से रिकवर हुए हैं, आपको डायबिटीज थी, आपको स्टीरॉयड से ट्रीट किया गया, इस टाइप के फीचर्स हैं, तो आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए किसी भी डॉक्टर के पास, चाहे वो फिजिशियन हो या आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट हो या इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हो, उनसे जिनसे भी आपने इलाज कराया उनको इन सिम्टम्स के बारे में बताइए। उसके बाद होता है अर्ली डिटेक्शन, जो कि डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको एग्जामिन करते हैं, कई बार वो नाक को एग्जामिन करते हैं, उसकी एंडोस्कोपी करते हैं, और वहां से हम लोग स्वैब टेस्ट करते हैं, जो कि कॉटन का एक स्वैब होता है जो नाक के अंदर से लिया जाता है, और उसको हम माइक्रोस्कोपी जांच के लिए भेजते हैं। अगर उसमें फंगस दिखता है तो हम उस स्मीयर को पॉजिटिव रिजल्ट कहते हैं, अगर नहीं दिखता तो उसको नेगेटिव रिजल्ट कहते हैं। अगर पॉजिटिव आया है तो जैसे मैडम ने बताया, हम उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। कुछ दवाइयां हैं एम्फोटेरिसिन नाम की, जो कि अर्ली स्टेज में शुरू की जाएं तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। अगर आपके नाक में डिजीज है तो वो आंख में जाने से प्रिवेंट किया जा सकता है, अगर नाक और आंख में है तो उसको ब्रेन में जाने से प्रिवेंट किया जा सकता है, अगर हम ट्रीटमेंट अर्ली इनिशिएट करें। तो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं, अगर आपके डिजीज का पता लग गया, बीमारी का पता लग गया, तो ऐसी चीजों में सेल्फ की मैडम ने भी कहा, एम्फोटेरिसिन जो है वो काफी टॉक्सिक दवाई है, तो इसे खुद मेडिकेशन वैसे तो आप कर भी नहीं सकते क्योंकि इसके इंजेक्शन देने पड़ते हैं, तो उसको कंट्रोल मैनर में उसको एडमिनिस्टर करना है, कितना देना है, कितनी डोज देनी है, उसके साइड इफेक्ट कैसे मॉनिटर करने हैं, ये इन अंडर फिजिशियन कंसल्टेशन ही देना बेटर रहता है। और कई केसेस में काफी केसेस में इसकी सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है, जहां पर फंगस ऑलरेडी पहुंच चुका है, जिन एरियाज में हड्डी को खराब कर चुका है, अंदर के मसल्स को, मांस को खराब कर चुका है, उसको निकालना पड़ता है ऑपरेशन करके, जो कि हम एंडोस्कोपिक या ओपन सर्जरी करते हैं। तो जितना ज्यादा एक्सटेंट होगा बीमारी का, अगर वो आंख में गई है तो कई बार आई बॉल को भी रिमूव करना पड़ता है, या सर्जरी की एक्सटेंट जो है वो बढ़ जाती है। अगर कम है, लिमिटेड है, तो वो कम सर्जरी से भी हम उसे मैनेज कर सकते हैं। तो इन गाइडलाइंस में इन्हीं चीजों का मेंशन किया गया है, प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट इनका कैसे किया जाए और किस तरह से इनको डील किया जाए। बिल्कुल डॉक्टर सिक्का, बहुत ही अच्छे से आपने अहम जानकारी दी, और अर्ली डिटेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर नंदिनी, इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए ट्रीटमेंट की जब बात की, डॉक्टर सिक्का ने भी बताया एम्फोटेरिसिन बी जिस दवा का उन्होंने नाम लिया, हम देख रहे हैं कि इस समय मार्केट में इस दवा की कमी महसूस की जा रही है। राज्य मंत्री केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मनसुख मंडाविया ने भी ये कहा कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए ये जो दवा है इसकी कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। मैं जानना चाहूंगी कि ब्लैक फंगस को, क्योंकि हम कोरोना महामारी से ऑलरेडी जूझ रहे हैं, दूसरी लहर में हमारे स्वास्थ्य महकमे की स्थिति क्या हुई है वो सब हम सब वाकिफ हैं, हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज्यादा लोड है। ऐसे में ब्लैक फंगस को ट्रीट करने के लिए किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और हम कितने तैयार हैं? अभी जैसे दिल्ली में आपने सुना ही होगा, कल मुख्यमंत्री जी ने एक टीम बनाई है जिसमें ईएनटी और फिजिशियन और आई वाले मेंबर्स हैं, कुछ आईएसपी मेंबर्स हैं जी। ये क्योंकि अभी जैसे डॉक्टर सिक्का कह रहे थे ना कि अपने आप इलाज तो नहीं कर सकते, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट इलाज भी रोकना है, तो ये हॉस्पिटल की जो पैनल है यही देखेगी कि किसको कितनी जरूरत है और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे तभी इशू करेगी। तो एक सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया है, और कमी जो है उसके लिए काफी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बोला गया है कि वो मैन्युफैक्चर, परमिशन दी गई कि वो मैन्युफैक्चर शुरू करें, और कुछ डोजेस के लिए आई थिंक हाई कोर्ट ने भी बोला कि कहीं से भी आप प्रोक्योर कीजिए। तो वो सरकार पूरी कोशिश कर रही है प्रोक्योर करने की, लेकिन इस वक्त कमी डेफिनेटली है, लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर ये देखा जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा ना हो कि जिससे जिसको जरूरत है उसे ना मिले, तो उसकी प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। इसलिए कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बैठी हुई है, तो इसी तरह से मतलब कोशिश की जा रही है। अब देखिए आगे कितना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है और कितना शायद इम्पोर्ट कर पाते हैं, उसके लिए भी टाइम लगेगा। एक और प्रिवेंशन में मैं बात बताना चाहूंगी, जब हम डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट को आईसीएमआर के हिसाब से, अगर हम ये बता दें कि जब आप अगर ससेप्टेबल हैं या नहीं भी ससेप्टेबल हैं, जब किसी डस्टी एरिया में कहीं भी जाएं, क्योंकि डस्ट में स्पोर्स होते हैं, तो मास्क पहने रखिए, ग्लव्स पहनिए और लंबा मतलब ऐसे कपड़े पहनिए कि आपको डस्ट का जो है इनहेलेशन ना हो पाए। तो ये भी एक प्रिकॉशन हम लेने को लोगों को कह सकते हैं, खासकर जिनको ऑक्सीजन मिली है वैसे और जिनको स्टीरॉइड दिया गया है, बिकॉज स्पोर्स उसके अभी जैसे हम बात कर रहे थे इवन सॉइल में होते हैं, तो वो भी स्पोर्स इनहेल ना हो जाए।
ठीक है जी, बिल्कुल। डॉक्टर सिक्का, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। चूंकि आपने बता दिया है, क्लियर कर दिया है कि इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से ये बीमारी जो ब्लैक फंगस है वो जल्दी मरीजों में आ रही है। अब सवाल यहाँ पर ये है, क्योंकि ये क्या जरूरी है कि जो कोविड-19 से संक्रमित मरीज हैं उनको ही ब्लैक फंगस होगा, या इसके अलावा जो दूसरे डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको हो सकता है, या इसके अलावा वो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है किसी और वजह से, चाहे वो कैंसर के पेशेंट हैं या किसी और बीमारी से ग्रसित हैं, कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित हैं, उन्हें भी ब्लैक फंगस हो सकता है। ये मेरा एक सवाल। और दूसरा, ऐसे मरीजों को जो कि जिनकी इम्यूनिटी कम है, या जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, या कैंसर से पीड़ित हैं, या किसी कोमॉर्बिडिटी से पीड़ित हैं, उन्हें किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है ताकि ब्लैक फंगस होने से रोका जा सके? देखिए, हमने पहले भी इसके बारे में बात की। ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। कोरोना वायरस पेंडेमिक आने से पहले भी हमारे पास ब्लैक फंगस के पेशेंट्स आते थे, हम लोग देखते थे, हम लोग ट्रीट करते थे। एम्फोटेरिसिन पहले भी चलती थी, इसके ऑपरेशन पहले भी होते थे। ऐसी कोई ये नई बीमारी नहीं आ गई है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक में ही ये बीमारी आई है। जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से सारी लिस्ट की है प्रॉब्लम्स, ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स हैं, एप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट्स हैं, कैंसर कीमोथेरेपी के पेशेंट्स हैं, इनमें ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस पहले भी होता रहा है और आगे भी होगा। तो ये कोई नई बीमारी नहीं है। कोरोना वायरस ने इसको जस्ट एग्रेवेट कर दिया है। कोरोना वायरस पेंडेमिक में जो कॉजेस हमने डिस्कस किए उसके कारण ये बीमारी और बढ़ गई है और ज्यादा पॉपुलेशन में। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये बिना कोविड पॉजिटिविटी के भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और जो हमने लिस्ट किए फैक्टर्स की जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं उनमें ये हो सकता है। बचाव वही फैक्टर्स जो हमने कोविड में डिस्कस किए, जो मैडम ने भी बताए, मैंने भी बताए, वही बचाव बाकी पेशेंट्स के लिए भी हैं, जो कि उनको अनकंट्रोल्ड दवाइयां अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। फिजिशियन से पूछ के ही कोई दवाई ले, खासकर वो दवाइयां जो इम्यूनिटी सिस्टम को और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं। बाकी प्रिकॉशंस, कोई भी अर्ली साइंस हो डॉक्टर को जरूर बताओ, खासकर जो इस टाइप के पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी डिमांडिंग है। और कई कंडीशंस में, मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी की इस कंडीशन में, लेकिन कई कंडीशंस में डॉक्टर कई बार ये देखते हैं कि इनको जरूरत है या नहीं। कोरोना वायरस में जो अभी पेंडेमिक आया है उसमें ऐसी रिकमेंडेशन अभी नहीं आई है, लेकिन कई कंडीशंस में प्रोफाइलैक्सिस एंटी फंगल की दवाइयां भी दी जाती हैं उनको फंगस की बीमारियों से बचाने के लिए। लेकिन मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसी कोई रिकमेंडेशन अभी तक किसी भी ग्रुप ने नहीं दी है फॉर कोरोना वायरस रिलेटेड म्यूकरमाइकोसिस डिजीज। ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये ब्लैक फंगस हमारे और आपके बीच में सदियों से है, सालों से है, जैसा कि हमारे दोनों खास मेहमानों ने बताया। लेकिन चूंकि दूसरी लहर में कोविड की वजह से लोगों की इम्यूनिटी जो है वो डाउन गई है, तो ब्लैक फंगस ने अपना जो आक्रमण कह सकते हैं या अपनी जो रफ्तार कह सकते हैं वो बढ़ा दिया है। जरूरत इस बात की है कि आप कोविड-19 की जो प्रोटोकॉल है, जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसका पालन करें, साफ सफाई रखें, ताकि आप कोरोना से भी बचें और ब्लैक फंगस से भी बचें। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए, हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए। धन्यवाद।